आगे क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर करना है फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या गिवन है? प्रॉब्लम में गिवन है कि जब हम p इंटू क्यू, एक संख्या है पी क्यू, उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम 3 से, तो हमारे पास क्या निकल के आता है रिजल्ट? जो रिजल्ट निकल के आता है वो आर क्यू और क्यू निकल के आता है। ठीक, तो आपसे ये बताना है कि ये p प्लस आर डिवाइड बाई क्यू, इसकी वैल्यू क्या आएगी। कंडीशन ये है कि आर की वैल्यू जो है कभी भी जीरो नहीं लेंगे, आर की वैल्यू जीरो नहीं ले सकते। तो हमारे पास क्या होता है, जो डिजिट होती है, डिजिट कहाँ से स्टार्ट होती है? जीरो से। डिजिट कितनी है? डिजिट जीरो होगी, वन हो सकता है, दो हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी ये 9 डिजिट है। सॉरी, जीरो को इंक्लूड करते हुए 10 डिजिट हैं, जिनमें से जब आर को कंसीडर करना है तो आर के लिए जीरो नहीं लेना है। आर की वैल्यू जो है, आर की वैल्यू हम 1 से लेके 9 तक कुछ भी ले सकते हैं, पर जीरो नहीं ले सकते। लेकिन पी एंड क्यू के लिए कोई कंडीशन नहीं है, यानी 0 से लेके 9 तक कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। 0 से लेके 9 तक कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या देखना होगा कि किसी संख्या को जब 3 से मल्टीप्लाई किया जाता है, जैसे क्यू है, क्यू को 3 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो संख्या हमारे पास क्यू वापस मिल जाती है, ये सोचना होगा। तो 3 हमारे पास ये रहा। ठीक, अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वही संख्या हमको मिल जाए। जैसे 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। 3 को हम, क्योंकि हमको चाहिए संख्या कौन सी? क्यू चाहिए, यानी अगर हम क्यू बराबर 2 मान लेते हैं और क्यू को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जा रहा है? 6, जबकि आना क्या चाहिए था? 2 आता तो काम बन जाता, क्योंकि यहाँ पे क्यू आया है। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि क्यू बराबर 2 नहीं ले सकते, 1 आ जाओ। हम क्या करते हैं, क्यू बराबर 1 ले लेते हैं। क्यू बराबर 1 लोगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास 3। चाहिए क्या था? 1, क्योंकि यहाँ पर 1 आया, जो क्यू की वैल्यू है वही आनी चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। अब बात आई, 2 भी चेक कर चुके हैं, 1 भी चेक कर चुके हैं, 4 पे आ जाओ। क्यू बराबर 4 ले लेते हैं, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 12 आएगा, यानी यूनिट प्लेस में कितना आ रहा है? 2, जबकि चाहिए कितना था? 4, क्योंकि जो क्यू की वैल्यू है यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद वही वैल्यू आनी चाहिए। अब इसके बाद 5 में आ जाओ। 5 का जब क्यू बराबर 5 लेंगे और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 15, यानी 5 काम कर जाएगा, यानी क्यू की जगह हम 5 ले सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, क्यू बराबर हम 0 अगर ले लेते हैं, 0 को मल्टीप्लाई 3 से आएगा तो ये 0 आएगा, तो क्यू बराबर 0 भी ले सकते हैं। ठीक, 2 कंडीशन हो गई, इसके अलावा कोई वैल्यू सेट नहीं हो पाएगी, चेक करके देख लो। ठीक, इसके बाद 6 लेंगे तब भी नहीं आएगा, क्योंकि 6 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 18 होगा। फिर उसके बाद 7 लेंगे, क्यू बराबर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा? 21। फिर उसके बाद क्यू बराबर 8 लेंगे तो कितना आएगा? 24, जो कि 8 नहीं आएगा। फिर क्यू बराबर 9 लेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 आएगा, जो कि 9 नहीं पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि क्यू की वैल्यू हमारे पास फिक्स हो गई। क्यू की वैल्यू एक तो ये हो सकती है क्या, या तो हम क्यू बराबर 0 ले लें, या फिर क्यू बराबर हम क्या ले लें? 5 ले लें, तो इससे हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, क्यू बराबर 5 पहले लेते हैं। p इंटू क्यू की जगह कितना ले लेंगे? 5 मल्टीप्लाई बाई 3। अब यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। अब इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है, ये जो 5 है, यहाँ से कैरी हमारे पास कितना गया? 1 गया कैरी। ठीक, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे p है। 3 का मल्टीप्लाई p से ऐसा करें क्यू भी आए, यानी क्योंकि यहाँ पे क्यू आ रहा है फिर से ना, मतलब p की जगह हम क्या रखें, उसको 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास q आ जाए। तो p की जगह हम अगर 1 रखेंगे, और 1 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? p की वैल्यू हम अगर 1 रखते हैं और 1 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, जो कि काम नहीं बन पाएगा, क्योंकि हमको ऐसा नंबर चाहिए जो 2 डिजिट का हो। तो 1 भी नहीं ले सकते,
क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या आया है 3 डिजिट का नंबर, तो 1 नहीं ले सकते, 1 को हमने दिखा दिया। 2 लोगे वो भी नहीं ले पाओगे, फिर भी करके दिखा दो। पी बराबर हम 2 लेते हैं, 2 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3 से, तो कितना आ जाएगा 6, नहीं काम बन पाएगा। पी बराबर 3 लेंगे तो 9 आएगा, नहीं हो पाएगा। पी बराबर 4 लेंगे 12 होगा, नहीं बनेगा। पी बराबर 5 लेंगे, ठीक, लेकिन इसने बोला है कि क्या है डिफरेंट डिजिट लेना है। इसका मतलब क्या हुआ, जो क्यू ले चुके हैं वो नहीं लेंगे, तो क्यू बराबर हम 5 ले चुके हैं, इसका मतलब पी बराबर 5 ले लेंगे। अब 6 ले लेंगे, 6 का मल्टीप्लाई अगर हम 3 से करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 3 करेंगे कितना आ जाएगा 18, लेकिन नहीं बन पाया। 7 लेंगे तो कितना आएगा, पी बराबर 7 ले लेंगे, 7 का मल्टीप्लाई 3 से होगा कितना आ जाएगा 21, फिर भी नहीं बना। हाँ, अगर हम पी बराबर क्या ले लें, पी बराबर 8 ले लेते हैं और उसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ जाएगा 24। 24 तो ये आया, एक कैरी का हमारे पास पहले था तो उसको ऐड कर दो, ये कितना हो जाएगा 25। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 5 आ गया और यहाँ पे 25, यानी 42 आ गया। इसका मतलब ये होगा कि पी बराबर हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। अब देखो हमारे पास क्या बन गया 8 5 मल्टीप्लाई बाई 3, जब इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 255, ठीक। यहाँ से आओ, इसका इसका कंपेयर करो कितना आ जाएगा, आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। अब हमें जो देखो आर की वैल्यू पता चल गई, पी की वैल्यू पता चल गई, पी की वैल्यू कितनी है 8 और क्यू की वैल्यू कितनी है 5, सारी वैल्यू पता चल गई। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व क्या करना है, पी प्लस आर, पी कितना है 8, आर कितना है 2, डिवाइड किससे करना है क्यू से, क्यू कितना है 5, तो कितना आ जाएगा 10 डिवाइड बाई 5, कितना आ जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी। बाकी अगर क्यू बराबर 0 रखोगे तब भी कंडीशन नहीं बन पाएगी, केवल ये वाली सेटिस्फाई हो पाएगी और यहाँ पे पी की वैल्यू कुछ और आपको लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन बी पे लगा के आगे बढ़ जाएंगे। समझ में आया तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है। तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि एक प्लेयर है, एक प्लेयर नहीं कई प्लेयर हैं। पहला प्लेयर जो है वो ए है, दूसरा बी है, सी और डी। ये कोई टेस्ट मैच का स्कोर दिया गया है। अब आपसे बताना है किस बल्लेबाज ने सबसे अच्छे स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। टेबल में दिया गया है कि प्लेयर कौन से हैं, ए बी सी बी, फिर उसके बाद रन बताया जा रहा है कि फर्स्ट इनिंग में कितना बनाया है और बॉल कितनी फेस की है फर्स्ट इनिंग में। सेकेंड इनिंग का स्कोर बताया जा रहा है, फिर बताया जा रहा है कि सेकेंड इनिंग में कितनी बॉल फेस की है। तो आपको ये बताना है ओवरऑल इनका एवरेज किसका सबसे जो स्ट्राइक रेट है वो सबसे तेज है। तो सबसे पहले ए के विषय में देख लो। ए जो है क्या करता है, पहली इनिंग में कितने रन बनाता है 61, दूसरी इनिंग में कितने रन बनाता है 14, दोनों को ऐड कर दो 61 प्लस 14, तो ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 75। इसके लिए इसने बॉल कितनी फेस की है, पहली इनिंग में इसने फेस किया था 99, दूसरी इनिंग में कितनी फेस की थी 76, जब इनको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 175, यानी 75 रन बनाने के लिए उसने 175 गेंदें खेली, किसने ए ने। अब बी के विषय में आ जाओ, बी के विषय में आएंगे तो बी जो है पहली इनिंग में कितना स्कोर करता है 5, दूसरी इनिंग में कितना स्कोर करता है 50, दोनों को ऐड करो कितना आ जाएगा 5 प्लस 50 हो जाएगा 55। ठीक है, पहली इनिंग में बी ने कितनी बॉल खेली थी 12, दूसरी इनिंग में कितनी खेली 87, ओवरऑल करेंगे कितना आ जाएगा 97, यानी दोनों को ऐड कर देंगे। सी के विषय में आ जाओ, सी क्या करता है, पहले इनिंग में रन कितने बनाता है 15 रन, दूसरी इनिंग में इसने बनाए कितने रन 20 रन, दोनों को ऐड करो कितना आ जाएगा 15 प्लस 20 कितना आ जाएगा 35। ओवरऑल गेंदें कितनी खेली सी ने, पहली इनिंग में 75 गेंदें खेली, दूसरी इनिंग में 50, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 125। ठीक है, डी के विषय में आ जाओ, डी ने पहली इनिंग में रन बनाए 13, दूसरी इनिंग में कितने बनाए 12, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 13 प्लस 12 कितना हो जाएगा 25।
इसके लिए बॉल कितनी फेस की है, पहली इनिंग में डी ने 55 बॉल खेली, दूसरी इनिंग में कितना खेला 50, यानी 105। अब देख लो, अब क्या करना है हमको, इनका एवरेज बताना है, स्ट्राइक रेट किसका है। अब जब इसको निकालेंगे, ये वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे, इसका जो डिवाइड करने के बाद 175 से 75 को डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, जो भी आएगी वो 1 से कम आएगी। ठीक है, 1 से कम तो सभी में आएगा, लेकिन अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इसने क्या किया है, 55 रन बनाए हैं, कितनी बॉलें खेली हैं 97 में, और इसने 75 रन बनाए हैं, कितनी बॉलें खेली हैं 175। फिर उसके बाद इसके विषय में देखोगे तो इसका तो बहुत ही खराब स्ट्राइक रेट है, इससे तो कंपेयर हो ही नहीं सकता, क्योंकि 35 रन बनाए हैं कितनी बॉलों पे, 125 बॉलों पे, जबकि 55 रन बनाए हैं कितनी 97 में, तो ये गलत, 25 वाला भी और गलत हो जाएगा। अब इन दोनों में कंपेयर करोगे तो इसका स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा है बी का, जब इसको डिवाइड करके निकालोगे तो इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी इससे। ठीक है, देखने में हमें लग रहा है कि इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो बैट्समैन बी है उसका स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा है। ठीक, समझ में आया तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है। अब देखो अब क्या कहानी है, इसमें कह रहा है कि हाफ ऑफ द विलेजर सर्टेन विलेज, मतलब जो हाफ ऑफ द विलेजर हैं वो सर्टेन विलेज देयर ओन हाउस, मतलब उनके पास खुद का हाउस है, जो भी है, मान लेते हैं कि हाउस जिनके पास है वो 1/2। अभी कितने विलेज हैं ये नहीं पता हमको, केवल ये बता रहा हूँ, मतलब कितने लोग हैं ये नहीं बता रहा हूँ मैं, अभी ये बता रहा हूँ कि कंडीशन के हिसाब से विलेज में जो जो भी लोग हैं उनमें से आधों के पास अपना स्वयं का हाउस है, यानी खुद का घर है। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि 1/5 विलेजर कल्टिवेट पैडी, मतलब उसमें से जो भी गांव के लोग हैं उनमें से 1/5 लोग जो हैं वो धान की खेती करते हैं, पैडी की खेती। फिर इसके बाद क्या बताया जा रहा है कि 1/3 ऑफ द लिटरेट, मतलब जो भी लोग हैं उनमें से 1/3 लोग वहाँ के पढ़े लिखे हैं। फिर उसके बाद क्या है, 4/5 ऑफ द विलेजर आर अंडर 25 ईयर ऑफ एज, जितने भी लोग हैं उनमें से 4/5 लोग जो हैं वो क्या है 25 से कम है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सर्टेनली करेक्ट, मतलब इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। देखो इसमें क्या करना है आपको, ऐसी वैल्यू माननी है जो कि इन सब में मल्टीप्लाई करने के बाद इनका जो डिवीजन है वो हट जाए। मानने को 100 मान सकते हैं, 1000 मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हम क्या करें, सबसे अच्छा है कि इन सबको मल्टीप्लाई करो, इनका नीचे वालों का एलसीएम ले लो 2 5 3 5, इनका एलसीएम ले लो, जो एलसीएम निकल के आता है उसी को मान लेते हैं कि ये विलेज की संख्या है। तो हमारे पास क्या है 2 5 3 और 5, इनका जब एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 2 से 1 5 3 5, फिर इसके बाद 3 ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 3 1 5, 3 की जगह 1 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। फिर यहाँ से 5 ले लेंगे एक बार, ये 1 1 1 1, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, इसका एलसीएम आ गया 2 इंटू 3 इंटू 5, कितना आ गया 30, एलसीएम कितना आ गया 30, एलसीएम मान लिया 30। तो हम ये मान लेंगे कि जो गांव के लोग हैं वो कितने हैं 30। अब अगर इसको और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो मान लेंगे कि जो गांव के लोग हैं इसको 30 का मल्टीपल कर देते हैं, यानी 300 भी मान सकते हैं, 3000 भी मान सकते हैं, जो भी मानना है मान ले। फिलहाल तो एलसीएम हमारा 30 आया, हम 30 मानेंगे। ठीक, 30 मानने के बाद क्या है, अब कितने लोग जिनके पास अपना घर है, जिनके पास अपना घर है 1/2 है, तो यानी 1/2 इंटू 30, ये कितना हो जाएगा 15 लोग ऐसे लोग हैं जिनके पास ओन हाउस है, ओन हाउस स्वयं का घर है। कितने लोगों के पास 50 लोगों के पास ओन हाउसेस। ठीक है, पहली कहानी हो गई। दूसरी कहानी क्या हो जाएगी कि जो 1/5 है उनके पास क्या है
जो 1/5 लोग हैं उनके पास, सॉरी वो लोग जो है कल्टीवेटिंग करते हैं किसका, पैडी का, तो 1/5 30 का 1/5 कितना हो जाएगा 6 लोग जो है वो कल्टीवेशन करते हैं पैडी का। फिर उसके बाद 1/3 के विषय में क्या बताया जा रहा है, 1/3 जो है वो लिटरेट हैं, तो क्या हो जाएगा 1/3 जो है लिटरेट है, यानी 30 यहाँ से निकालेंगे 10 आ जाएगा, ये लिटरेट है। फिर इसके बाद लास्ट क्या है 4/5 जो है वो कितनी एज के हैं 25 के, तो यहाँ पे लिख देते हैं 4/5 जो है 25 एज के से कम है, तो कितना आ जाएगा, काटेंगे तो कितना 6 24, यानी 24 लोग जो है वो 25 साल से कम है, 25 ईयर से कम है, कितने 24 लोग। अब आपसे मिलाना है क्या ऑप्शन, देखो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि ऑल द विलेजर हु हैव देयर ओन हाउस आर लिटरेट, कितने लोगों के पास अपना घर है, कितने लोगों के पास अपना घर है, 15 लोगों के पास अपना घर है। और इसने क्या बोला है कि जितने भी विलेजर हैं हु हैव देयर ओन हाउस लिटरेट, वो सारे के सारे पढ़े लिखे हैं, और पढ़े लिखों की संख्या कितनी है, लिटरेट की संख्या 10 है। घर कितने लोगों के पास है, 15 लोगों के पास है, तो सारे लोग कैसे पढ़े लिखे हो सकते हैं, कम से कम 5 लोग तो हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, इससे ज्यादा हो सकता है लेकिन इससे कम नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑप्शन गलत हो गया। अब इसका क्या है, सम विलेजर अंडर 25 ईयर आर लिटरेट, मतलब इसमें कुछ कह रहा है, लिटरेट कितने लोग हैं, लिटरेट लिटरेट कितने लोग हैं 10 लोग हैं, ये रहा। और जो विलेजर जिनकी एज कितनी है 25 से कम है वो कितने लोग हैं 24, इसका मतलब क्या हुआ 24 में से अगर हमने 30 में से 30 में से 10 हटा दिया, किस लोगों को किनको हटाया, जो कि पढ़े लिखे हैं, तो इसका मतलब 20 बचे, 20 लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है। अब आपके पास 25 साल से कम कितने लोग हैं 24, और 20 लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो अगर 20 लोग जो पढ़े लिखे नहीं है उनकी एज 25 से कम है, तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 20 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे कितना है 24 है, इसका मतलब जो यहाँ से पढ़े लिखे लोग हैं उनमें से 4 लोग कम से कम ऐसे हैं जो कि 25 से कम है, इसका मतलब क्या हुआ 20 + 4 ये हो गया 24, ये 24 बता रहा है कि 24 लोग जो है 25 साल से कम है, उनमें कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 20 हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन कम से कम 4 लोग ऐसे हैं जो कि पढ़े लिखे हैं, तो ऑप्शन यही भी कह रहा है कि सम मतलब कुछ लोग ऐसे विलेजर हैं जिनकी एज 25 से कम है वो लिटरेट हैं, इसका मतलब ये ऑप्शन सही हो गया। आगे मिलाना मिला लो, मतलब कुछ नहीं रह जाएगा। अब यहाँ पे देखो ओनली हाफ ऑफ द विलेजर हु कल्टिवेट पेडी आर लिटरेट, मतलब ये कह रहा है कि हाफ विलेजर ऐसे लोग हैं जो कि कल्टीवेट करते हैं खेती पैडी की, वो पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे कितने हैं 10, जो खेती करते हैं वो कितने लोग हैं, कल्टीवेशन करते हैं 6 लोग, पढ़े लिखे कितने हैं 10, तो इसमें कैसे कह सकते हैं कि ओनली वन हाफ ऑफ द विलेजर हु कल्टीवेट पैडी आर लिटरेट, ये तो 6 है ये 10 है, या तो 6 पढ़े लिखे हो सकते हैं या 6 से कम पढ़े लिखे हो सकते हैं, तो इसके लिए कंफर्म नहीं कह सकते ना, तो ये भी गलत हो गया। ऐसे ही नो विलेजर अंडर 25 ईयर ऑफ एज हैज हिज ओन हाउस, ये भी नहीं कह सकते क्योंकि घर कितने लोगों के पास है 15 लोगों के पास है, और पढ़े लिखे कितने लोग हैं जो कि जो 25 साल से कम है वो कितने लोग हैं 24, टोटल लोग कितने 30 में से अगर 24 हटा देंगे तो 15 लोग ऐसे हैं जिनके पास हाउस है, समझ रहे ना, तो ये कैसे कह सकते हो कि नो विलेजर अंडर 25 ईयर एज ओन हाउस, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, यानी 24 आपके पास ये पता हो गया कि 15 लोग ऐसे लोग हैं जिनके पास घर है, और दो टोटल लोग कितने 30 लोग हैं, अब 30 में से आप 15 हटा दोगे 15 लोग ऐसे बचेंगे जिनके पास घर नहीं है, लेकिन अगर 24 हटा दोगे 30 से 24 लोग कैसे हैं जो कि 25 साल से कम है, तो 6 बचेगा, 6 इसका मतलब ये हुआ कि 9 इसमें ऐड करेंगे तभी तो बन पाएगा, कम से कम 9 लोग ऐसे होंगे उसमें
जो कि 25 साल से कम होंगे जिनका ओन हाउस है। तो ये हमारा रहा, ये भी बात गलत हो गई। तो ऑप्शन हमारा बी सही है, बाकी सब गलत है इसमें। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें? इसमें ये कहा जा रहा है कि आपके पास दो स्टेटमेंट है, ठीक, और एक क्वेश्चन दिया गया है। स्टेटमेंट के बाद ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन बताया जा रहा है कि पहला ऑप्शन ये बताता है कि केवल स्टेटमेंट एक जो है हमको आंसर दे सकता है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि स्टेटमेंट टू जो है अकेले आंसर दे सकता है। सी ऑप्शन कह रहा है कि दोनों स्टेटमेंट एक साथ मिलकर आंसर दे सकते हैं। और डी ऑप्शन ये कहता है कि दोनों स्टेटमेंट एक साथ मिलकर आंसर नहीं दे सकते। तो हमें देखना है क्या है। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट डे इज द 14 ऑफ गिवन मंथ, मतलब कोई मंथ है उसका 14वां दिन कौन सा है, 14 डे कौन सा है, ये हमसे पूछ रहा है। ये क्वेश्चन है, ये पूछना चाहता है। पहला स्टेटमेंट देखो, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट में ये कहा जा रहा है कि लास्ट डे ऑफ द मंथ इज वेडनेसडे। लास्ट डे जो है किसी महीने का वेडनेसडे है। अब लास्ट डे दिया हुआ है तो उसके हिसाब से हम 14 डे कैसे बता सकते हैं, क्योंकि कोई भी महीना होता है, मान लेते हैं फरवरी है, और फरवरी अगर लीप ईयर की है तो 29 डे हो जाएंगे लास्ट। फिर उसके बाद अगर नॉर्मल ईयर में है तो 28 डे हो सकता है फरवरी का, या तो 29 या 28 हो सकता है। फिर उसके बाद हो सकता है सितंबर चल रहा हो जो कि 30 दिन का होता है, हो सकता है अक्टूबर चल रहा हो जो कि 31 दिन का होता है। तो इसमें डिसाइड नहीं कर सकते ना कौन सा डे लास्ट है। ये बोला भी नहीं है कि 31st डे लास्ट डे, तब भी एक बार मान लेते हैं, बाकी ऐसे तो नहीं बता सकते ना। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी, तो इसमें डिसाइड नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं सही है। अब इसके बाद यहाँ पे देखो, ये कह रहा है कि थर्ड सैटरडे ऑफ द मंथ इज 17 डे। कोई सा भी महीना हो उसमें से जो थर्ड सैटरडे है वो क्या है, 17 डे में है। अब कौन सा महीना, इससे कोई मतलब नहीं। 17 डेज अगर हमारे पास कौन सा है, सैटरडे है, तो इसके 3 पीछे चले जाएंगे हम। 16 में आ जाएगा तो फ्राइडे आ जाएगा, फिर उसके बाद 15 में आ जाएंगे तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 15 में आ जाएगा तो थर्सडे आ जाएगा, और इसके बाद 14 में पहुंच जाएंगे तो वेडनेसडे आ जाएगा। तो हाँ, ये इससे बताया जा सकता है सेकेंड स्टेटमेंट से कि हाँ 14 डे कौन सा होगा, ठीक। तो 14 डे हो जाएगा वेडनेसडे। तो पहले ऑप्शन से नहीं बताया जा सकता, हाँ, लेकिन सेकेंड ऑप्शन से बताया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, स्टेटमेंट टू अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देख लो। ये जब क्वेश्चन पूछा गया था तो तारीख थी 10 अक्टूबर, महीना था अक्टूबर, जो ईयर था वो 21 डे था, सॉरी 2021 था। यानी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था 10 अक्टूबर को ही, और आपसे पूछा 2027 को 10 अक्टूबर को क्या होगा। जिस दिन क्वेश्चन पूछा गया उस दिन की तारीख कितनी थी, 10 अक्टूबर। साल कौन सा था, 2021, क्योंकि 2021 का पेपर है, ठीक। तो अब हम ये क्वेश्चन में बस यही पूछना चाहता था कि आपको बताना है क्या 10 अक्टूबर 2027 को कौन सा दिन होगा। तो इस हिसाब से जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमको क्या करना है, केवल इनका दोनों का डिफरेंस निकालना है, इसका और इसका, और इनके बीच कितना लीप ईयर उसको ऐड कर देना है। 2027 और 2021 के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। लेकिन इनके बीच एक लीप ईयर भी पड़ रहा है जो कि 2024 है। 2024 लीप ईयर होने की वजह से 6 + 1 कर दो, ये कितना आ जाएगा, 7। यानी 7 और दिन होगा। यानी एक साल अगर हमारे पास जैसे होता है 2019 से 2021 तक, या फिर 2018 से 2019 तक, तो अगर इनका मंथ 10 है, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, यानी डेट और डे बराबर होता है। तो क्या करते हैं, जब इसको जाएंगे तो इसमें क्या होता है, एक साल जब आगे जाएंगे 2020 में जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2020 के बाद 2021, 2019 के बाद 2020 आएगा।
20 जो है लीप ईयर है, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 को बढ़ा देंगे, और अगर इसके बाद 2020 से 2021 में जाएंगे तो 1 को बढ़ा देंगे। यानी सेम डेट सेम महीना होता है और उसी पे हमको अगला डेट का निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, लीप ईयर होता है तो 2 दिन बढ़ा देते हैं, और नॉर्मल ईयर होता है तो 1 दिन। सेम 2018 से जब 2019 में जाएंगे तो 1 दिन बढ़ा देंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका रीज़न ये है कि जब लीप ईयर होता है तो 366 डे होते हैं एक साल में, उसको 7 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 1, ये कैरी आया 6, फिर उसके बाद कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, कितना आ जाएगा 14, यहाँ पे आया 2। यानी ये जब लीप ईयर होता है तो 2 ऑड डे हो जाते हैं। वही नॉर्मल ईयर होता है तो उसको जब 7 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, 5, 35, 1 कैरी आया 5, फिर 2 बार में 14, इसका मतलब 1। तो यहीं से हमको पता चलता है जब लीप ईयर होता है तो 1 दिन आगे बढ़ता है, सॉरी लीप ईयर होता है तो 2 दिन आगे बढ़ता है, और जो नॉर्मल ईयर होता है तो उसमें 1 दिन आगे बढ़ता है। तो बस वही कॉन्सेप्ट लगाना था। यहाँ पे कितना आ गया रिमाइंडर, ऑड डे कितना आ गया, रिमाइंडर नहीं ऑड डे, ऑड डे आ गए 7, 7 को 7 से डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा 0। यानी जो दिन था उस दिन कौन सा दिन था, जब पेपर हुआ संडे था, तो इसमें चेंज क्या हुआ, कुछ नहीं आया, कोई ऑड डे नहीं आया, तो इसका मतलब ये होगा कि ये ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, बस इसमें ये था कि वही उसी दिन के लिए पूछा गया था, तो बाकी दिक्कत नहीं थी। और एक तरीका और है जिससे हम क्या करते हैं कि मंथ का कोड याद कर लेते हैं, फिर और उसके बाद ईयर का कोड याद करते हैं, फिर उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो उसके आगे कराएंगे, इसका जो सोल्यूशन था ये ऐसा ही था। ठीक, चलो अब अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको वेन डायग्राम को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले स्टेटमेंट जो दिए गए उनको डायग्राम बना लो। पहला कह रहा है सम ग्रीन आर ब्लू, तो जैसे जैसे बोल रहा है उस कलर का यूज करेंगे। ये ग्रीन है, पहले स्टेटमेंट में लिख देना, ये ग्रीन है और ब्लू, ये ब्लू है, तो इसने बोला है कि सम ग्रीन आर ब्लू, ये दोनों हमने दिखा दिया, कुछ ग्रीन ब्लू है, पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा क्या है, सम ब्लू आर ब्लैक, दूसरा स्टेटमेंट देखो, सम ब्लू जो है वो क्या है, ब्लैक है, तो ब्लैक ले लेते हैं, ये ब्लैक आ गया। फिर उसके बाद क्या है, 2 ही स्टेटमेंट थे, इसके बाद तो कोई स्टेटमेंट नहीं, बस इतना ही स्टेटमेंट था। अब इसके बाद आपको 4 कंक्लूजन दिए गए हैं, अब इसको देखना है। पहला कंक्लूजन दिया गया है सम ग्रीन आर ब्लैक। देखो यहां से हम देखेंगे अगर, तो ये रहा हमारे पास ग्रीन और ये ब्लैक, ये क्या रहा, ब्लू रहा। यहाँ पे देखेंगे तो ये ब्लू है, ये ब्लैक है। तो अगर हमको ग्रीन बनाना है इसके साथ तो हो सकता है यहाँ पर बना दें, ये ग्रीन मान लेंगे, या फिर हो सकता है इसके साथ कंबाइन कर दें तो ये भी ग्रीन हो सकता है। तो इसका मतलब इसमें क्या है, एक केस ये बन सकता है, एक केस ये बन सकता है। और ये वेन डायग्राम का मतलब होता है कि कोई भी एक केस गलत हो गया, बात को सही नहीं साबित कर रहा, तो वो गलत हो जाता है। तो पहला ही पार्ट हमारा साबित नहीं कर पा रहा है कि ये दोनों सही हो सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक, एक कहानी ये बन सकती है, एक कहानी ये बन सकती है, पहली एक केस बन सकता है, दूसरा ये बन सकता है। अब हमने बताया वेन डायग्राम की कहानी होती है कि कोई भी एक केस गलत साबित कर रहा है तो ये गलत हो जाता है। तो चलो ये गलत हो गया। अब इसके बाद सेकंड में आओ, फिर आओ इसमें इसके बाद क्या कह रहा है कि नो ग्रीन इज ब्लैक, नहीं कह सकते, क्योंकि हो सकता है ये दूसरा वाला केस बन जाए, अगर ये वाला केस बन जाए तो कोई मतलब ग्रीन हो सकता है इसमें हो जाए, तो ये भी नहीं कह सकते, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। फिर उसके बाद क्या गया तीसरा, ऑल ग्रीन आर ब्लैक, ये भी नहीं कह सकते, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद क्या कह रहा है, ऑल ब्लैक आर ग्रीन, ये भी नहीं कह सकते। मतलब इसका क्या हुआ कि वेन डायग्राम की कहानी में एक भी केस अगर इम्पॉसिबल हो गया, नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता, अगर होना है तो सारे केस पॉसिबल होना चाहिए, तो इसमें तो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन आपका डी हो गया, कोई सा भी स्टेटमेंट सेटिस्फाई नहीं करेगा। ऑप्शन डी हो, नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नार सेकंड नार थर्ड नार फोर्थ। इनके अलग अलग केस बना के भी दिखा सकते हैं, हमने इसी में आपको दिखा दिया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो,
ये आपका सीरीज का क्वेश्चन है, इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। गिवन सीरीज जो है उसको लिखें, क्या दिया जा रहा है इसको देखो, जो सीरीज दी जा रही है 2 आएगा, 7 आएगा, 22 आया, 67 आ गया, 202 आ गया, एक्स की वैल्यू फाइंड करना है और 822 आ गया। ठीक है, हमको एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको देखो, पहला तो ऐसे ही लिख दो, जो 2 है उसको ऐसे लिख देते हैं, लेकिन ये वाला जो केस है इसमें अगर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, +1 कर दिया जाए, यानी ये वाले 2 को 3 से मल्टीप्लाई +1 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये वैल्यू कितनी आ जा रही है, 7। तो यहाँ पे ये काम बन जा रहा है। अब यहाँ पे आओ, इसमें क्या है, 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, +1 कर दिया जाए, तो ये क्या वैल्यू आ जा रही है, ये वैल्यू हमारे पास आ जा रही है 22। ये भी केस बन गया। फिर उसके बाद क्या है, इसमें आ जाओ, इसमें क्या है, इसको अगर 22 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, +1 कर दिया जाए, तो ये वैल्यू कितनी आ जा रही है, 67। ये भी काम बन गया। सेम केस यहाँ पर हुआ कि जब 67 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, +1 कर दिया, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 202 आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, जो एक्स की वैल्यू होगी, जो भी एक्स की वैल्यू होगी, इसको क्या करें, जो भी एक्स की वैल्यू आएगी 202 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 202 मल्टीप्लाई बाई 3 +1 कर दें, तो कितना आना चाहिए, जो भी सॉल्व करने पे आएगा कितना आएगा, 207। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 206 आएगा, +1 207। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू हो गई हमारे पास 660, ऑप्शन सी। इसको चेक करने के लिए इसको क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, 07 मल्टीप्लाई बाई 3 +1 कर दो। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 21 और इसके बाद 18 +1, ये कितना आ जाएगा, 822। इसका मतलब ये बात सही है। तो क्या हुआ है, आगे वाली संख्या लाने के लिए उसके पीछे वाली संख्या को 3 से मल्टीप्लाई किया है, +1 किए हैं, तो हमारे पास ऑप्शन आ गया सी। अगला क्वेश्चन देख लो, इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एक बॉय जो है वो एक बॉल से खेल रहा है। ठीक है, पहली बार में जब उसने बॉल को ऊपर से फेंका, जिसकी हाइट कितनी है, 1.5 है मीटर। ठीक, तो बॉल क्या करती है, जमीन में हिट करती है, फिर उसके बाद बाउंस बैक मारती है, कितना, 4/5, यानी जितनी भी उसकी लेंथ थी उसका 4/5 ऊपर चली जाएगी वापस हाइट पे। ठीक है, ये काम होता रहता है कब तक, जब तक उसकी हाइट जो है 50 सेंटीमीटर से कम नहीं हो सकती। अगर 50 सेंटीमीटर की से कम हो जाएगी तो गेंद ग्राउंड पर रह जाएगी, ऊपर नहीं आएगी। अब आपको ये बताना है कि कितनी बार बॉल जो है ग्राउंड को हिट किए है। ठीक है, कितनी बार ग्राउंड को हिट किया है ये हमको बताना है। उसके बाद ये स्टॉप हो गई। कहानी कुछ ऐसी है कि जब पहली बार उसने फेंका, पहले केस में, तो टोटल हाइट कितनी थी, 1.5, तो एक चक्कर तो ये गई नीचे ग्राउंड पे। लेकिन जब ये दूसरी बार बाउंस बैक मारा उसने, तो क्या हुआ, टोटल हाइट नहीं लेगा, बल्कि जितनी भी हाइट थी उसका 4/5 वापस आया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, इसको 5 से काटेंगे 15 को 0.3 का मल्टीप्लाई 2 से होगा, 4 से होगा, कितना आ गया, 1.20, इतने मीटर वापस आ गई। ठीक है, दूसरा केस हो गया। तीसरे केस में क्या होगा, 1.2 मल्टीप्लाई बाई 4/5, तो इसको 5 से जब काटेंगे कितना आ जाएगा, काटने के लिए दूसरा कलर ले लेते हैं। 5 से काटेंगे तो 0.8 आ जाएगा, 15/8 120, तो नहीं, थोड़ा ज़्यादा आएगा, जस्ट मिनट। तो कितना आ जाएगा, इसको देखो, 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 0.5 से डिवाइड कर रहे हैं इसको, 5 से डिवाइड करने के बाद 1.25, ये 2 बार में जाएगा, पहले तो 10 आएगा। ठीक है, ये पॉइंट अभी हटा लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 2, फिर उसके बाद 0 आया, तो ये 4 बार में गया। ठीक,
तो ये हमारा आ गया। तो ये कितना आ जाएगा 0.2524, इसको मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 16 और 8 एक 9, यानी ये आ गया 0.96 मीटर। ठीक, एक केस, दूसरा, तीसरा हो गया। चौथे में आओ। चौथे केस में क्या होगा, ये अपनी हाइट का कितना जाएगा वापस 4/5, 4/5 जाएगा तो कितना आ जाएगा, अब इसको साइड में कर लो, 5 को मल्टीप्लाई कर दो 96 से, पॉइंट तो लगा रहेगा। ठीक है, एक बार में गया 5 और बचा, कितना बचा 6, 9 बार में गया 45, 1, इसका 2 बार में गया, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हम लोगों का 0.019 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 2 है यहाँ पे, और तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आ जाएगा, तो ये देख लो इसको जरा, जस्ट मिनट। तो हमने क्या किया, जब इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई करके हम देख रहे हैं कितना आ रहा है, तो इनका मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गए यहाँ पे 0.768। ठीक है, तो ये अभी क्या है 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। फिर इसके बाद करेंगे, अगले बार जब जाएगा 4 हो गया, 5 टर्म्स जब जाएगा तो क्या होगा 0.768, फिर वापस बाउंस बैक मारेगा 4/5। तो इसको देखो कितना आता है, ये हमारा निकल के आ जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 4/5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोगों का 0.6144 करीब। इसके बाद फिर देखेंगे छठी बार में जब जाएगा तो 0.6144 मल्टीप्लाई किससे करेंगे 4/5 से, तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हम लोगों का 49.152। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा 50 सेंटीमीटर से कम हो गया। ये मीटर है, इसको सेंटीमीटर में बनाएंगे तो 49.152 सेंटीमीटर। और इसने बोला था जब भी इसकी हाइट कितनी, जब हाइट इसकी 50 सेंटीमीटर से कम हो जाएगी तो ये बाउंस बैक करना बंद कर देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक बार, 2, 3, 4, 5, 6, छठी बार के बाद ये ग्राउंड पे ही रह जाएगी, बॉल ऊपर नहीं आएगी। ये सारे स्टेप आपको निकाल के दिखाने हैं। पहली बार जब उसने फेंका हाइट से कितना 1.5, फिर उसके बाद ये क्या है 4/5 हाइट वापस जाएगी यानी 1.2 मीटर, फिर इसके बाद ये 1.2 मीटर से वापस आएगी नीचे, तो ऊपर कितना जाएगी बैक 0.96, फिर उसके बाद 0.96 से ऊपर जाएगी तो कितना जाएगी ऊपर 0.768, फिर उसके बाद 0.6144, फिर इसके बाद 0.49, ये सब मीटर में है। और इसने बोला था जब 50 सेंटीमीटर से कम हाइट हो जाएगी तो गेंद जो है बाउंस बैक करना बंद कर देगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन आपका सी, छठी बार के बाद ये गेंद बाउंस बैक नहीं करेगी। ये देखो 2021 के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं जो हमारे हिसाब से मैथ में आए थे। इसके अलावा जो है कॉम्प्रिहेंशन का बचता है, ठीक है, वो अपना देख लेना। बाकी मैथ के सारे क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। समझ में आया तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए अगला क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा है कि ये कोडिंग का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि मैथमेटिक्स को ये लिख दिया जाता है, ठीक, मैथमेटिक्स को लिखते हैं हम लोग, ये शब्द लिख देते हैं। तो आपसे पूछा है केमिस्ट्री को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखो मैथमेटिक्स लिखे क्या चेंज आ रहा है, MATHEMATICS, ये मैथमेटिक्स हो गया, ठीक। इसका चेंजमेंट देखते क्या आया है, नीचे क्या आया है
बी एस आई डी एन जेड यू एच डी आर। ठीक है, मैथमेटिक्स को ये लिखा गया है। हमें क्या देखना है, इसमें क्या चेंज आता है। अब यहाँ से आएंगे तो क्या है, पहले क्या आता है एम, फिर आता है एन। पहले एम आता है फिर एन आता है, यानी एल आएगा फिर उसके बाद एम आएगा, यानी एल एम एन। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम नीचे उतर रहे हैं तो माइनस का वन हो रहा है, एक कम हो रहा है। फिर उसके बाद ए के बाद क्या आता है बी। ए के केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे जब नीचे उतर रहे हैं तो एक की वृद्धि हो रही है, यानी प्लस वन हो रहा है। एम से एल में आए, इसका मतलब माइनस वन हुआ, ए से बी में आए प्लस वन हुआ। अब आगे देखो, इसके बाद टी से एस में आए, यानी यहाँ पर भी माइनस वन आया। फिर उसके बाद यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या आएगा, एच से आई प्लस वन होगा। यहाँ से देख लो, ई से डी माइनस वन होगा, एम से एन प्लस वन होगा, ए से जेड, ए से जेड में आएंगे तो क्या आएगा माइनस का, मतलब पीछे जाएंगे। टी से यू आएंगे तो ये क्या है प्लस का वन होगा, और आई से एच आएंगे तो क्या होगा माइनस का वन होगा। सी से डी में आएंगे तो प्लस का वन होगा, और उसके बाद एस से आर में आएंगे तो माइनस का वन होगा। इसका मतलब क्या हुआ, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ये सीक्वेंस चलाना है। तो ऐसे ही केमिस्ट्री लिख दो। केमिस्ट्री में क्या आएगा देखें, तो केमिस्ट्री लिखते हैं सी एच ई एम आई एस टी आर वाई, ये केमिस्ट्री हो गई। अब इसका चेंज करना है, पहले क्या करना है माइनस करना है, माइनस करना है मतलब बी पे आना है, तो माइनस वन करेंगे तो बी पे आएंगे। फिर उसके बाद क्या करना है प्लस वन करना है, प्लस वन करेंगे तो क्या आएगा, एच के बाद आई आता है। फिर उसके बाद क्या करना है माइनस वन करना है, ई के पहले क्या आता है डी। फिर इसके बाद क्या करना है प्लस वन करना है, एम के बाद एन आता है। फिर माइनस वन करना है, आई के पहले क्या आता है एच। फिर उसके बाद प्लस वन करना है, एस के बाद क्या आता है टी। फिर माइनस वन करना है, तो माइनस वन करेंगे क्या आएगा एस। फिर उसके बाद प्लस वन करना है, तो क्या आएगा आर प्लस, आर के बाद क्या आता है एस। फिर उसके बाद माइनस वन करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स। तो देख लो किस में है, ये वाला तो ऑप्शन खत्म हो गया क्योंकि बी आना चाहिए, ये दो खत्म। इसमें देखो बी आई डी एन, बी आई डी एन, एन यहाँ पे है यहाँ पे एल है, इसका मतलब क्या हुआ ऑप्शन बी। ये कोडिंग और डिकोडिंग का क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है कि आपसे कह रहा है कि एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइम्स डू द हैंड आवर्स एंड मिनट आवर्स ऑफ द क्लॉक मेक एन एंगल 180 डिग्री। मतलब किस समय ये दोनों एक दूसरे से 80 डिग्री बनाएंगे, कौन सी, एक घंटे वाली सुई और एक मिनट वाली। तो इसके बाद इसके लिए जो है हमारे पास फार्मूला होता है एंगल के लिए, एंगल इज इक्वल टू क्या होता है 30h माइनस 11/2m, ये एंगल का फार्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, ये घंटे, कौन से घंटे की बात हो रही है, इसने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डू द आवर्स एंड मिनट एंड क्लॉक मेक 180 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन में क्या है, सब में सेवन 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 दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे एच जो होगा वो 7 हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऑप्शन पे जाना था, क्या कहना चाहता है, ठीक है। इसके बाद एम क्या है, एम के विषय में हमको पता नहीं है, अगर एम पता चल जाए तो ये आइडिया हो जाएगा कितने मिनट में। एंगल के विषय में बताया जा रहा है कि ये 180 है, बस इसका यूज करो और आंसर निकाल लो। दूसरा तरीका ये है, जब हम घड़ी बनाएंगे तो सारे टाइम जब प्लॉट करेंगे तो हमें ये 7 के करीब होगा, ये तो 180 बनाएगा नहीं। फिर उसके बाद 7 5 पे जाएंगे तो हो सकता है बन जाए, लेकिन कंफर्म नहीं हो सकता। लेकिन 7
7:05 और 7:10 के बीच अगर जाएंगे तो कंफर्म हो जाएगा कि ये बन जाएगा। इसके लिए क्या करो, ऑप्शन तो आपका डी हो जाएगा जब चित्र वो बनाओगे फिगर, लेकिन इसको सॉल्व कर लो इससे फार्मूले से। 180 इज इक्वल टू 30, 37, 7 क्या है, कौन से घंटे की बात हो रही है, माइनस 11/2, एम क्या है, मिनट निकलेगा। इसको सॉल्व करो तो 180 इज इक्वल टू 210 माइनस 11/2m। तो सॉल्व करेंगे तो 11/2m को इस तरफ ले आओ और 210 में 180 जाएंगे, कितना बचेंगे, 30 बचेगा। इसके बाद 11 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 60 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 डिवाइड बाई 11, ये करीब आ जाएगा 5, सही, 5/11। इसका मतलब क्या हुआ, 7:05 के बाद जो टाइम आएगा, यानी 7:05 11/6 के बाद जो टाइम आएगा, इसका मतलब क्या हुआ, जो समय बचेगा 7:05 और 7:10 के बीच, वही हमारा ऑप्शन होगा। क्योंकि और कोई ऑप्शन जो है 7:05 से ज़्यादा नहीं है, केवल ऑप्शन डी सही है। क्यों सही है, क्योंकि यही एक टाइम ऐसा है जो कि 7:05 से ज़्यादा है, और ये जो 180 का एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच, वो 7:05 से ज़्यादा पे ही बनेगा। ठीक है, एक तो डायग्राम जब बनाएंगे तो उससे आइडिया हो जाएगा, दूसरा क्या करेंगे, ये फार्मूला जो है हमारे पास सीधे लगाना है और उसमें मिनट की वैल्यू निकाल लेना है। इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया किस घंटे के लिए, लेकिन ऑप्शन जब देखेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि ये 7वें घंटे के लिए पूछ रहा है। ठीक है, इस वजह से ऑप्शन भी देखना जरूरी था इसमें। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है, उसमें कितने क्वेश्चन है, 90 क्वेश्चन है। अगर आप क्वेश्चन का आंसर सही देते हैं तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप क्वेश्चन का आंसर गलत देते हैं तो आपके 2 मार्क्स काट लिए जाएंगे। ठीक है, अगर रॉन्ग होता है। फिर इसके बाद कोई कैंडिडेट है, उसने 90 क्वेश्चन पूरे सॉल्व किए, मतलब जितने क्वेश्चन थे उसने पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए, लेकिन उसके जो नंबर आए हैं, कितने आए हैं, 387, यानी 387 मार्क्स आए हैं। अब आपसे कह रहा है कि ये बताना है कि कितने क्वेश्चन उस कैंडिडेट ने गलत किए हैं। देखो, हमने बताया कि जब एक क्वेश्चन सही होता है तो उसको कितने नंबर मिलते हैं, उसको नंबर मिलते हैं 5। अगर उसने टोटल 90 क्वेश्चन सही किए तो टोटल मार्क्स कितने आने चाहिए थे, मतलब एक में जब 5 मिलते हैं तो 90 में कितने मिलेंगे, 450। मतलब उस अगर सारे क्वेश्चन सही होते तो उस कैंडिडेट के नंबर कितने आते, 450, जो कि आए नहीं है। आए कितने हैं, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, कितने आए हैं, 387। 387 और 450 के बीच का डिफरेंस निकालो, कितना आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 और यहाँ से 6, यानी 63 नंबर कम आए हैं। और सुनो, हमने बताया जब उसका क्वेश्चन गलत होता है तो उसके 2 नंबर काट लिए जाते हैं। क्वेश्चन गलत होता है 2 नंबर काट लिए जाते हैं। क्वेश्चन सही होने पर कितने मिलते थे, 5। क्वेश्चन गलत हुआ, कितने काटे गए, 2। यानी ओवरऑल उसको कितने नंबर का नुकसान होगा अगर एक क्वेश्चन गलत करता है। एक तो उसको 5 नंबर जो मिलने थे वो भी नहीं मिले, दूसरा उसके पास जो नंबर थे उससे 2 नंबर और काट लिए गए, तो ये दोनों आ जाएंगे। यानी उसको टोटल जो नुकसान होगा एक क्वेश्चन गलत होने पे, एक तो उसको अगर क्वेश्चन सही होता तो उसको 5 नंबर मिल जाते, वो तो मिले नहीं, ऊपर से उसके पास जो मतलब 2 और नंबर थे उससे 2 नंबर और काट लिए गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर वो क्वेश्चन गलत करता है तो उसको 7 नंबर का नुकसान होता है। लिखा 2 नंबर का है, लेकिन अगर क्वेश्चन सही हो जाता तो 5 नंबर ना मिलते उसको, तो 5 वो भी गए और ये 2 कम और हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, ओवरऑल उसको 7 नंबर का नुकसान होगा। और 63 नंबर का नुकसान होने का मतलब है कितने क्वेश्चन गलत हुए, 63 डिवाइड बाई 7 तो करेंगे तो वो आ जाएगा 9। यानी उसके टोटल क्वेश्चन जो गलत हुए हैं वो 9 क्वेश्चन गलत हुए हैं, जिसकी वजह से उसके नंबर आने चाहिए थे 450, 450 ना आके 387 आए हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कंसीडर करना है फॉलोइंग प्रॉब्लम, इसका एडिशन करना है। और गिवन क्या है, गिवन हमको है
3p प्लस 4p प्लस p और p प्लस p और p इज इक्वल टू है RQ2। ठीक है, अब आपसे ये कहा जा रहा है PQR, ये क्या है, डिफरेंट डिजिट नंबर है, डिफरेंट डिजिट नंबर है। ठीक है, व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल सच पॉसिबल सम, मतलब यहाँ पे PQ जो है, PQR ये क्या है, 1 भी, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं। इसके अलावा कोई डिजिट होती है? नहीं होती, सारी डिजिट इन्हीं के बीच से बनती है, कहीं कॉम्बिनेशन के साथ, कहीं अलग अलग। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में ये तो नहीं लिखा कि नॉन जीरो डिजिट, लेकिन ये दिया गया है ये कहानी। अब देखो, अब इसके बाद क्या कह रहा है कि इसके जो वैल्यू रखेंगे, पी की वैल्यू कुछ रखेंगे, क्यू की वैल्यू कुछ रखेंगे, तो इससे कुछ वैल्यू निकल के आएगी। तो जो वैल्यू निकल के आएगी उसको हमको बताना है कि उन, जैसे एक केस बना उसमें कुछ वैल्यू निकल के आई, दूसरा केस बना उसकी कुछ वैल्यू निकल के आई, तो जो भी सम बन के आ रहा है इसका, उसका हमको अर्थमेटिक मीन्स बताना है। देखो यहाँ पे क्या है, ये 2 है, ये 2 है, कुछ और ना समझना, ये 2 है, ये 2 है, टू है। ठीक, अब देखो क्या कह रहे हैं, ये 3p है, ये 4p है, ये p और p है, ये p और p है। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पे जब हम 4 बार p को ऐड कर रहे हैं, 1 2 3 4, तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी p की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको 4 बार हम ऐड करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए। क्वेश्चन हमको यहीं पे समझना था, क्योंकि हमारे पास जब इसका एडिशन कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये 2 आ रहा है, और ये q आएगा, और ये r आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम p को 4 बार ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास यूनिट डिजिट जो आ रही है p की, वो 2 आ रही है। अब देख लो इसमें कौन सी वैल्यू है जिसको 4 बार ऐड करने पे 2 आएगा। अब यहाँ पे देख लो, पहले 3 को देख लो, अगर हम 3 को देखते हैं, 3 को 4 बार ऐड करते हैं, 3 को 4 बार ऐड करो, p इज इक्वल टू 3 मान लेते हैं, तो 3 को जब 4 बार ऐड करोगे, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, यानी क्या आएगा, 12 12। इसका मतलब क्या हुआ, यूनिट डिजिट इसका 2 आ रहा है। एक तो कहानी आ गई कि ये 3 बराबर p होगा, कंफर्म हो गया, क्योंकि लास्ट में यूनिट डिजिट 2 आ रहा है। एक केस ये बना, तो इसको सॉल्व कर लें, व्हेन p इज इक्वल टू 3, जब p इज इक्वल टू 3 होगा तो क्या आएगा, जहाँ पर p है वहाँ 3 रख दो, 3 3 4 3 3 3 3 3, सॉल्व करो, 4 3 12, कैरी 2, कैरी आया 1, 6 4 10 3 13, 13 1 14, कितना हो गया, 13 1 14, 1 2 3 4, 4 3 12 की 2, 1 2 10 3 13, 13 1 14। ठीक है, तो एक तो ये सम बन गया, क्योंकि हमको निकालना था पहले केस में, जब p बराबर मेरा 3 आया। अब दूसरा केस देखो, अब क्या करेंगे, अब हम अगर 8 लिख दें, p बराबर 8 लिख दें, तो क्या होगा, 8 को जब वैन p इज इक्वल टू 8, p इज इक्वल टू 8 लिखो, 8 को 4 बार ऐड करना है, यानी 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 32। इसका मतलब क्या हुआ, आया यूनिट डिजिट 2 आया। इसका मतलब p बराबर 8 हो सकता है। अब p बराबर 8 पे इसको लिख दो, 3 8 48 88 88, इसको सॉल्व करो, तो यहाँ से 32 के 2 आएगा, कैरी गया 3, अब 8 दूनी 16 4 20, 20 3 23, 23 और 3 26, यानी ये 262 हो गया। फिर से जोड़ लो एक बार, 1 2 3 4, 8 चौको 32, कैरी गया 3। अब यहाँ पे देखो, 8 दूनी 16 4 20, 20 3 23, 23 3 26, यानी क्या हो गया, दूसरा केस ये बन गया, दूसरा केस क्या बन गया, 262। ठीक है, 262। अब आपसे क्या कह रहा है, एक केस ये बना, और कोई केस बन सकता है, देख लो, और कोई केस देखेंगे अगर,
तो अगर हम p बराबर 2 लेंगे तो 4 बार ऐड करेंगे तो 8 आएगा, तो नहीं आ सकता। 5 आ नहीं सकता। 6 लेंगे और 4 बार ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24, ये भी नहीं आएगा। 7 लेंगे तो नहीं आएगा, यानी और कोई केस पॉसिबल नहीं है। तो एक सम ये निकल के आया आपका, एक सम ये निकल के आया, क्योंकि इसने बोला है जितने भी केस बन सकते हैं, जो भी पॉसिबल केस हैं उनका सम निकालना है। तो टोटल सम कितना आ गया, टोटल सम आ गया 142 प्लस 262, इनको ऐड करो। जब इनको ऐड करेंगे 4, 10 की रही 0, और ये 2 3 4, ये आ गया कितना, 404। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इनका अर्थमेटिक मीन्स। अर्थमेटिक मीन्स का मतलब होता है कि जितनी बार हमने ऐड किया है उतने से डिवाइड कर दें। तो एक संख्या ये है, एक संख्या ये है, दोनों को ऐड किए हैं, अब दोनों को 2 से डिवाइड करते हैं, यानी 404 डिवाइड बाई 2। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 202। इसका मतलब क्या हुआ, इनका अर्थमेटिक मीन आ गया 202, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। समझ में आया तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बाकी सपोर्ट तो करना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए सी सेट 2021 के जो क्वेश्चन आगे के हैं उनको करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है ये पी स्कोर करता है 40 मार्क्स मोर देन क्यू। जितना भी क्यू करेगा उसका 40 मार्क्स कम होगा किसका, क्यू का। तो पी माइनस क्यू कितना आ जाएगा, 40 मार्क्स। एक इक्वेशन आपकी ये बन गई। इसके बाद कहा जा रहा है क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि Q जो है 10% लेस मार्क्स लाएगा किससे, P से। अगर P मार्क्स लेके आता है 100x तो Q कितना लेके आएगा, Q लेके आएगा 90, क्योंकि वो 10% कम नंबर लेके आ रहा है। तो ये इक्वेशन हमारी बन गई सेकेंड। अब क्या करेंगे, P और Q की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट पे। यहाँ पे 100x माइनस 90x इज इक्वल टू 40। यहाँ से 10x इज इक्वल टू आ जाएगा 40। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। x की वैल्यू 4 आ गई, निकालना किसकी है, q की वैल्यू। तो q क्या है, 90 इंटू 4। x की जगह क्या रखोगे, 4 रखोगे। जब x की जगह 4 रखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4, तो ये हो जाएगा मेरा 36, यानी 360 ऑप्शन ए हो जाएगा। सबसे इजी क्वेश्चन यही था, या फिर जो यूनिट वाला आया था वो था। देखो इसके अलावा क्या है अगला क्वेश्चन, देखो इसमें कह रहा है कि एक पर्सन पी है, उसके 3 फ्रेंड हैं, एक एक्स है, एक वाई है और एक जेड है, 3 फ्रेंड हैं। ठीक है, उसने एक्स से पूछा कि आपके पास कितना मनी है, तो उसने रिप्लाई दिया कि अगर वाई उसको 40 रुपये दे देता है तो क्या होता है, जो अगर वाई ने उसको 40 रुपये दे दिए तो वाई के पास जो पैसा बचेगा वो जेड के पैसे के हाफ हो जाएगा। दूसरी बात बोली, अगर जेड ने उसको 40 रुपये दे दिए तो तीनों के पास जो अमाउंट है वो इक्वल हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है कि एक्स वाई जेड के पास कितनी मनी थी। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक्स, देखो पी ने अपने 3 फ्रेंड से पूछा, किसने, पी ने। ये पी है, इसके 3 फ्रेंड हैं। कौन कौन फ्रेंड है, एक एक्स है, एक वाई है और एक जेड है। तो पी ने एक्स से पूछा, पी ने किससे पूछा, इस बंदे से पूछा। तो इसने रिप्लाई दिया कि अगर इसको वाई जो है 40 रुपये दे देता है, वाई ने इसको अगर 40 रुपये दे दिए तो वाई के पास जो अमाउंट बचेगा वो जेड के अमाउंट के आधा हो जाएगा। वाई के पास जो अमाउंट बचेगा वो जेड के अमाउंट का आधा हो जाएगा। ये लिखा हुआ है वाई विल हैव हाफ ऑफ एज जेड। फिर उसके बाद दूसरी बात उसने बोली, अगर उसको जेड दे देता है 40 रुपये तो तीनों के पास जो है एक्स वाई जेड, इनके पास अमाउंट इक्वल हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में एक्स के पास कितना था, ए था, वाई के पास कितना था, बी था, और जेड के पास कितना था, सी था। मतलब स्टार्टिंग में एक्स के पास जो था ए रुपए थे, वाई के पास बी रुपए थे और जेड के पास सी रुपए थे। ठीक है, अब देखो जो उसने रिप्लाई दिया, इसने बोला कि एक्स को 40 रुपए कौन दे रहा है, पहले केस में, फर्स्ट केस में, केस फर्स्ट, इसमें वाई जो है 40 रुपए दे रहा है किसको, एक्स को। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखो, तो ए के पास कितना था, ए था,
तो एक एक्स के पास कितना हो जाएगा, क्योंकि 40 रुपए आ गया किससे, वाई से, और वाई के पास कितना बचेगा, ये एक्स का बचेगा न्यू केस में, ये एक्स डैश मान लो यहाँ पे, वाई के पास कितना बचेगा, वाई के पास कितना बचेगा, वाई डैश जो बचेगा वो बी माइनस 40। ये जो बी माइनस 40 है ये अमाउंट आधा हो जाएगा किसका, जो जेड के पास है, जेड के पास कितना है, सी, सी बाई ये सी के बराबर हो जाएगा। यानी जब जब बी वाई ने बी को 40 रुपए, एक्स को सॉरी हाँ एक्स को 40 रुपए दे दिए, तो जेड के पास, वाई के पास कितना अमाउंट बचा, हाफ एज मच जेड, हाफ बचेगा, ये हाफ जो है, ये हाफ इसका हाफ बचेगा, जस्ट मिनट, ये जो हाफ बचेगा किसका बचेगा, जो सी के पास है, यानी सी बाई टू, यहाँ पे क्या बचा, सी बाई टू, जैसा क्वेश्चन में बोला वैसे ही करना, तो ये बचेगा इसके पास सी बाई टू, ठीक है। एक केस ये बना, तो इसको सॉल्व करो यहाँ से हमारे पास क्या है, एक तो ये कंडीशन बन गई, इन दोनों को सॉल्व करो, ये वाली इक्वेशन को, इसको सॉल्व करो, क्या आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2b माइनस 80 इज इक्वल टू आ जाएगा सी के, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक। इसके बाद दूसरे केस में क्या हो रहा है, केस सेकंड में ये हो रहा है कि अगर जेड जो है 40 रुपए दे देता है किसको, एक्स को, तो उस केस में क्या होता है, सुनो, जब इस केस में क्या होता है, तीनों का अमाउंट बराबर हो जाता है, यानी ए के पास कितना था स्टार्टिंग में, सॉरी एक्स के पास ए था, ए को 40 रुपए मिल गए, ठीक, और बी के पास कितना था स्टार्टिंग में, सॉरी वाई के पास, तो ये बी था, तो ये बी हो जाएगा, और सी के पास, सॉरी जेड के पास कितना था, सी था, सी में 40 कम हो जाए कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, यानी ये कंडीशन बन जाएगी, क्योंकि इसमें बोला है कि जब तीनों के पास अमाउंट इक्वल हो जाएगा, तो ए के पास 40 आ गए, यानी ए प्लस 40 इज इक्वल टू हो जाएगा बी इज इक्वल टू हो जाएगा सी माइनस 40। अब हमें क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो पहले दो ले लो, कौन कौन से दो ले सकते हैं, पहले स्टार्टिंग के दो ही ले लेते हैं, ए प्लस 40 इज इक्वल टू आ जाएगा बी, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। फिर उसके बाद इन दोनों को ले लो, बी इज इक्वल टू सी माइनस 40, ये इक्वेशन थर्ड। अब क्या करोगे, इक्वेशन जो फर्स्ट है आपकी, यहाँ पे आपके पास 2b की वैल्यू पता है, तो क्या करो, b की वैल्यू पुट कर दो, तो b की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये b की वैल्यू, ये जो b की वैल्यू निकाली हमने इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दी, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 ब्रैकेट में आ जाएगा c माइनस 40 माइनस 80 इज इक्वल टू सी, यहाँ से 2c माइनस 80 माइनस 80 इज इक्वल टू आ जाएगा सी के, तो यहाँ से सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 160। अब सी की वैल्यू जब निकल आई, तो सी की वैल्यू निकलने के बाद बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, इस इक्वेशन सेकंड से, इक्वेशन सेकंड में जब सी की वैल्यू रख दोगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी 160 माइनस, ये यहाँ पे नहीं, ऊपर कर देते हैं थोड़ा, तो यहाँ पे जगह कम पड़ेगी, ये हमारे पास सी की वैल्यू आ गई कितना, 160। अब हमें निकालना है बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देख लो, इधर देख लो, ये वाली इक्वेशन सेकंड में इधर यहाँ पे, तो बी की निकालना है, सी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 160 माइनस 40, तो ये आ जाएगा कितना 120, तो ये बी की वैल्यू आ गई कितना 120। अब जब बी की वैल्यू निकल आएगी तो क्या करेंगे, बी की वैल्यू को हम पुट कर देंगे ये वाली इक्वेशन नंबर, ये थर्ड थी यहाँ पे, सॉरी ये इस इक्वेशन पे, जब इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए प्लस 40 इज इक्वल टू 120, क्योंकि बी की वैल्यू 120 है, तो यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी 80। अब क्या हुआ, आपके पास ए की वैल्यू आ गई 80, बी की वैल्यू आ गई 120 और सी की वैल्यू आ गई 160, तीनों को ऐड कर दो, इसी का अमाउंट पूछा था, यानी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या, ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या है, ए है 80, बी कितना है 120 और सी कितना है 160, इन सबको जब ऐड करोगे कितना आ जाएगा 360, तो ऑप्शन बी आ जाएगा। समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए आगे के जो क्वेश्चन है वो करते हैं ना। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास एक वेसल है जिसका साइज जो दिया गया है 1 मीटर का, इसको कंप्लीट वाटर से फिल किया जाता है। अब आपसे कह रहा है कि कितने मिलीलीटर वाटर इसमें है। तो वो ये तो पूरा क्वेश्चन जो था यूनिट के खेल पे था। अगर यूनिट याद है कर लेंगे, नहीं याद तो फिर नहीं कर पाएंगे। जैसे कि 1 मीटर में 1 मीटर क्यूब में जो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। ठीक है, अब हमको इसको चेंज करना है किसमें, मिलीलीटर में। और 1 मिलीलीटर में होता है 1000, 1 लीटर में होता है 1000 मिलीलीटर। तो ये क्या होगा, 10 इंटू 100। ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा हमारा 10 6 0 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। या फिर इसको लिख सकते हैं 10⁶। ये हमारा मिलीलीटर में हो जाएगा। बस यही कन्वर्ट करने के लिए बोला गया था कि अगर 1 मीटर क्यूब का वेसल है जिसको पानी से भरा जाता है तो उसको मिलीलीटर में कितना वाटर होगा ये बताना था। तो 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर, 1000 लीटर। तो हम लीटर को क्या करेंगे, एमएल में चेंज करेंगे। एमएल में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 10,000, 10 लाख, यानी 10⁶ ml आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, ये तो क्वेश्चन हमारा यूनिट पे ही बेस्ड था। यूनिट पता थी तो क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन ये है कि आपके पास इसमें कहा जा रहा है कि 6 पर्सन है, उनको रो में अरेंज किया जाता है। देखो ये जाएंगे तो रो हो जाएगा, ऐसे जाएंगे तो कॉलम हो जाएगा। तो फिलहाल तो हॉरिजेंटल की बात हो रही है। रो में कितने पर्सन है, 6। मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ई है और एफ है। ये 6 पर्सन हो गए। 6 पर्सन हो गए। अब इनको आपसे कह रहा है कि रो वाइज हमने अरेंज कर दिया, ऐसे बैठा दिया है। ठीक है, इसके बाद कहा जा रहा है कि एक दूसरा पर्सन है जो कि 3 लोगों से हाथ मिला सकता है, शेक कर सकता है। और इसके बाद ये बोला जा रहा है कि अगर ए ने सी से मिलाया, यानी बी से नहीं मिलाएगा, जिस उसके बगल में जो जस्ट है उससे नहीं मिला सकता। ये समझ गए, मतलब इसमें क्वेश्चन बोला जा रहा है कि अल्टरनेट कर सकता है। एक ए अगर करेगा तो बी से नहीं मिलाएगा बल्कि सी से मिला सकता है। सी से मिला सकता है, डी से भी मिला सकता है, लेकिन सी के बगल में डी है तो अगर सी से मिलाए तो डी से नहीं मिलाएगा। अब डी से मिला लिया तो ई से नहीं मिलाएगा क्योंकि डी जो है वो ई के बगल में है। एक को छोड़ के एक करना है इसको, ये लिखा हुआ है इसमें क्या है, हैंड शेक विथ 3 ऑफ देम सो डैट ही शुड नॉट शेक हैंड विथ 2 कॉन्जुगेटिव पर्सन। यानी अगर लगातार कोई 2 पर्सन है तो उससे नहीं मिलाएगा। अगर ए ने बी से मिलाए तो फिर उसके बाद ये सी से नहीं मिला सकता। सी से मिलाएगा तो डी से नहीं मिला सकता, डी से मिलाएगा तो ई से नहीं मिला सकता, लगातार नहीं मिला सकता। हाँ अल्टरनेट मिला सकता है। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं हम किससे, ए से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला कलर देखना मेरा। ए ने स्टार्ट किया, ए से एक उसने हैंड शेक कर लिया। कोई अगर इसमें से 6 तो ये अलग है, कोई तीसरा पर्सन है, कोई दूसरा अलग है, अनदर पर्सन मान लेते हैं पी है। पी स्टार्ट करेगा, सबसे पहले उसने ए से मिला लिया। जब ए से मिला लिया उसने तो बी से नहीं मिलाएगा, क्योंकि बी से मिलाएगा तो कॉन्जुगेटिव हो जाएगा, लगातार हो जाएगा। तो बी से नहीं मिला सकता, सी से हाँ मिला सकता है, फिर उसके बाद ई से मिला सकता है। क्योंकि एक पर्सन को 3 बार ही हैंड शेक करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। तो इसके क्या हो गया, पहला जो पार्ट पहला बन गया हमारा क्या, ए से मिला सकता है, सी से मिला सकता है और ई से मिला सकता है। एक कॉम्बिनेशन ये बन गया। दूसरा कलर देखो जरा। अब क्या है, अगर ए से मिला लिया उसने, बी से नहीं मिलाएगा तो वो तो कन्फर्म हो गया बगल में है। हाँ लेकिन डी से मिला सकता है, तो डी से मिला सकता है। ए ने ए से मिलाया फिर डी से मिला सकता है, बिल्कुल मिला सकता है। डी के बाद ये एफ से भी मिला सकता है लेकिन ई से नहीं मिला सकता। तो एक कॉम्बिनेशन ये बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, ए डी
एफ, क्योंकि इसने बोला है कि 3% से मिलाना है ना उसको, तो 3 हो गए ना, 1 2 3। अब इसके बाद पी ने फिर स्टार्ट किया, कलर देखो, अब फिर स्टार्ट किया। अब क्या है, इसने इस बार ए से मिला लिया, ए से तो इसने मिला लिया, लेकिन इस बार क्या किया उसने, सी से भी मिला लिया, ए और सी से दोनों से मिला लिया। इस बार उसने ई से ना मिला के एफ से मिला लिया, तो ये एफ से मिल गया, तो क्या हो जाएगा तीसरा, ए सी एफ, 3 ये हो गए। ठीक है, अब चौथा देखो, चौथा केस क्या होगा, चौथे केस के लिए ये कलर देखो। अब क्या करेंगे, बी से मिला लेता है, डी से मिला लेता है, बी से मिला लेता है, डी से मिला लेता है और एफ से मिला लेता है, बी डी एफ। इसके अलावा कोई सा भी केस नहीं बना पाएंगे। अगर आप सोचो सी से मिला लेगा फिर उसके बाद एफ से मिला ले, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसको 3 लोगों से तो मिलाना ही है यार, तो ये केस नहीं बन सकता। और फिर सोचेंगे हम बी से मिला ले और ई से मिला ले, बी से मिला ले और ई से मिला ले, तब भी नहीं बन पाएगा। तो इसलिए 4 केस हैं जो बनेंगे अगर कोई एक दूसरा पर्सन है जो कि 6 लोगों से हाथ मिलाता है। कंडीशन क्या है कि अपने से लगातार वालों को नहीं मिलाना, यानी एक से मिला लिया तो उसके बगल वाले से नहीं मिलाना, उसके छोड़ देना है। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा, बना के देख लेना, कॉम्बिनेशन नहीं बनने वाला। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कह रहा है कि ए बी सी जो है किस रेशियो में, पी क्यू आर, ए बी सी इनका जो रेशियो गिवन है क्या है, पी क्यू आर। ये हमको हमारे पास क्वेश्चन दिया है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ए गेट मैक्सिमम शेयर, ए को मैक्सिमम शेयर मिलेगा, कब मिलेगा, कंडीशन क्या दी गई है, पी इज ग्रेटर देन, अगर पी हमारा क्या है, ग्रेटर है किससे, आर प्लस, पी अगर हमारा ग्रेटर है किससे है, एक मिनट, पी हमारा ज्यादा है किससे, क्यू प्लस आर। अगर क्यू प्लस आर से पी हमारा ज्यादा है तो इसको मैक्सिमम शेयर मिल जाएगा ए को, ये क्वेश्चन में बोला है। पहले मिलाते हैं, देखते हैं क्या है। क्यू प्लस, अगर क्या कंडीशन है, पी की वैल्यू ज्यादा है किससे, क्यू प्लस आर से, तो ए को मैक्सिमम मिलेगा। तो मान लेते हैं पी बराबर हम मान लेते हैं क्या, 6, क्यू बराबर क्या मान लेते हैं 2, और आर बराबर क्या मान लेते हैं, आर बराबर मान लेते हैं 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही मेरी, पी की वैल्यू 6 है, इन दोनों का समेशन कितना है 3, और 6 3 से ज़्यादा, ये बात सही हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, 6:2:1। यहाँ पे जो 6 है वो क्या है, वो ए का शेयर है, इसका मतलब क्या हुआ, ए का शेयर मैक्सिमम है, बिल्कुल बात सही है, ये ऑप्शन सही है। ठीक, क्योंकि जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो ये बात सही हो जाएगी, हाँ कि ऐसा हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि सी की वैल्यू मिनिमम आएगी। यहाँ पे ए मैक्सिमम था, ए मैक्स था, तो कंडीशन ये दी गई थी। अब ये बता रहा है सी मिनिमम होगा, तो क्या कंडीशन दी गई है कि आर की वैल्यू, जो आर है वो लेस है, किससे लेस है, पी प्लस क्यू से, पी प्लस क्यू से आर मेरा लेस है, तो ये सी मिनिमम है। अब देख लो, मान लेते हैं पी की वैल्यू जो हमने पहले मानी थी, पी की वैल्यू हम क्या मान लेंगे, 5 मान लेते हैं, और क्यू वैल्यू क्या मान लेते हैं, क्यू वैल्यू मान लेते हैं 9, और आर की वैल्यू क्या मान लेते हैं, आर की वैल्यू मान लेते हैं 8। ठीक, अब देखो यहाँ पे आर कितना है, 8 है, और ये कंडीशन क्या है, पी प्लस क्यू, पी कितना है 5 और क्यू कितना है, क्यू हमारे पास 9 है, तो ये क्या आ गया 8 लेस देन 14। ये बात बिल्कुल सही निकल आई, लेकिन इसमें क्या आया, इसमें हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई, पी की वैल्यू कितना है 5, आर की, क्यू की वैल्यू कितनी है 9, और आर की वैल्यू कितनी है 8। आर 8 है और पी 5 है, यानी ये रेशियो दिया है A:B:C। यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी है 8 और ए की वैल्यू कितनी है 5, तो
तो ये कैसे कह सकते हो कि अगर ऐसी कंडीशन आती है तो ये हमारे पास सेटिस्फाई करेगा, तो ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि हमने ये वाला केस बना के देखा हाँ कि ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन पहला वाला केस हो जाएगा, पहला केस हो जाएगा कि अगर इन दोनों का समेशन पी से कम है तो हमारा पी जो है मैक्सिमम होगा, ए का शेयर मैक्सिमम होगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक, ऐसे क्वेश्चन को वैल्यू पुट करके ही सॉल्व किया जाता है। समझ में आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।